साइमन कमीशन 28 1919 में भारत सरकार अधिनियम आया, कांग्रेस ने रिजेक्ट किया। 1920 से 22 नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला भारत में, असहयोग आंदोलन चला और चौरी चौरा की घटना के साथ यह आंदोलन स्थगित हुआ। गांधी जी जेल में चले गए, है ना। और 1922 के दिसंबर महीने में गया में कांग्रेस का एनुअल अधिवेशन हुआ, हमारे ही गया में, बिहार के। और यहाँ पर CR दास, चित्तरंजन दास कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर यह प्रस्ताव किया कि जब आंदोलन स्थगित है तो भारत के जो भी पॉलिटिकल वर्कर्स हैं उनमें निराशा है और लोग दुखी हैं कि गांधी जी ने आंदोलन स्थगित किया लेकिन हो गया, तो अगर कोई राजनीतिक गतिविधि नहीं होगी तो फिर डेडलॉक बना रहेगा। तो यहाँ पर कांग्रेस के अंदर CR दास और मोतीलाल नेहरू के समूह ने 1923 में होने वाले उसी डायरकी के चुनाव में, या जो 1919 के अधिनियम में जो प्रोविजंस दिया गया था उसके तहत चुनाव लड़ने की बात कही। कांग्रेस के अंदर दो ग्रुप बना, एक कहलाया प्रो चेंजर्स, है ना, मतलब एक कहलाया प्रो चेंजर्स और एक कहलाया नो चेंजर्स। है ना। प्रो चेंजर्स, इसके नेता CR दास, मोतीलाल नेहरू हुए। इन लोगों ने कहा कि 1919 के अधिनियम के तहत दिए गए प्रोविजंस के अनुसार जो चुनाव होने वाला है उसमें कांग्रेस को भाग लेना चाहिए। इससे हमारे कार्यकर्ता एक्टिव रहेंगे और उनमें जो निराशा की भावना है असहयोग आंदोलन के स्थगित किए जाने से, उससे वो बाहर निकलेंगे और पॉलिटिकल एक्टिविटी फिर भारत में शुरू हो जाएगी। चुनाव होगा तो पॉलिटिकल स्पेस शुड नॉट बी लेफ्ट फॉर अदर्स। अगर हम चुनाव नहीं लड़ेंगे तो कोई ना कोई तो लड़ेगा। नो चेंजर्स जो गांधी समर्थक थे, उनका कहना था, हमारे बिहार के राजेंद्र बाबू भी थे, उनका कहना था कि गांधी जी का आह्वान था कि चुनाव विकल्प नहीं है। उन्होंने कहा कि कंस्ट्रक्टिव कार्यक्रम, प्रोग्राम, रचनात्मक कार्यक्रमों को लेकर कार्यकर्ता गांव में जाएं, जिसमें खादी का लोकप्रियता, चरखा कताई को लोकप्रिय बनाइए, हिंदू मुस्लिम एकता और छुआछूत को दूर करने के उपाय में लगिए। इससे गतिविधि भी रहेगी, सुधार भी होगा और आप जनता के साथ भी रहेंगे। तो गांधी समर्थक गांधी जी के सिद्धांत के आधार पर चुनाव के विरोधी थे। फिर लोगों का कहना था कि एक समय कांग्रेस ने ही 1919 के अधिनियम को रिजेक्ट किया था, तो फिर आप एक्सेप्ट कैसे करेंगे। लेकिन CR दास और मोतीलाल नेहरू अपने कार्यक्रमों के साथ आगे बढ़े। कांग्रेस पार्टी ने गया के अधिवेशन में इनके प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया। अब अध्यक्ष और इन्हीं का प्रस्ताव अस्वीकृत हो गया क्योंकि पार्टी में गांधी समर्थकों की मेजोरिटी थी। अब जो हुआ कि ये लोग मानने वाले नहीं थे, तो इन्होंने कांग्रेस स्वराज दल बनाया। मोतीलाल नेहरू, CR दास और मोतीलाल नेहरू दोनों आपस में बहुत ही अच्छे मित्र थे।
एक दूसरे पर ट्रस्ट था। इन्होंने कहा कि हम कांग्रेस में स्प्लिट नहीं है, ये हम कांग्रेस के सारे कार्यक्रमों को मान रहे हैं सिवाय एक ही पॉइंट पर डिफरेंस है, हम चुनाव में भाग लेना चाहते हैं और कांग्रेस पार्टी चुनाव में भाग नहीं लेना चाहती। खैर, इसके बाद बहुत एक्रिमोनियस माहौल बना और प्रो चेंजर्स नो चेंजर्स दोनों ने एक दूसरे को पानी पी पी कर आलोचना किया। एक समय तो लगा कि कांग्रेस में स्प्लिट हो जाएगा और अंग्रेजों ने भी गांधी जी को 1924 में इसीलिए रिहा किया कि जब गांधी जी जेल से बाहर जाएंगे तो स्वराजियों के खिलाफ बोलेंगे और फिर 1907 वाली स्थिति हो जाएगी और कांग्रेस अपने आप टूट जाएगी, राष्ट्रीय आंदोलन कमजोर हो जाएगा, गांधी का नेतृत्व कमजोर हो जाएगा। लेकिन इस बार गांधी ने या कांग्रेसियों ने वो गलती नहीं की और पार्टी में कोई स्प्लिट नहीं हुआ। बाद में चलकर गांधी जी ने इन लोगों के खिलाफ कोई स्टेटमेंट नहीं दिया और बाद में कांग्रेस स्वराज दल को कैंडिडेट भी कांग्रेस ने दिया। ये हुआ कि कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ेगी, लेकिन कांग्रेस स्वराज दल के पास इतने उम्मीदवार नहीं थे कि सभी सीटों पर चुनाव लड़े, तो कैंडिडेट भी कांग्रेस के ही गए और फिर दोनों में समझौता हुआ। कांग्रेस स्वराज दल को केंद्रीय असेंबली में भी अच्छी सफलता मिली। बहुत सारे जगह म्यूनिसिपल गवर्नमेंट जैसे पटना में, इलाहाबाद में, कलकत्ता में, बॉम्बे में, अहमदाबाद में और कई जगहों पर म्यूनिसिपल गवर्नमेंट भी कांग्रेस की बनी। यहाँ भी, गया में भी, तो हर जगह सफलता इन लोगों को अच्छी मिली। 3 साल पर चुनाव होता था, 23 में हुआ, 26 में हुआ, 26 में आते आते 25 में ही CR दास की मृत्यु हो गई थी, केवल मोतीलाल नेहरू बचे थे, फिर भी ठीक ठाक सफलता मिली और बहुत सारे अधिनियमों पर इन लोगों ने सदन के अंदर अपना योगदान दिया, क्योंकि स्वराजियों का कहना था कि हम सदन में किसी सुविधा और फायदा के लिए नहीं जा रहे हैं, टू रेक द गवर्नमेंट फ्रॉम विद इन, हम अंदर जाके सरकार को कमजोर करने का प्रयास करेंगे और जो भी महत्वपूर्ण मुद्दे होंगे उनको उठाकर हम सारे देश का ध्यान आकृष्ट करेंगे। फिर इधर गांधी जी 1924 में रिहा होते हैं और पूरे देश में अपने कॉन्स्ट्रक्टिव प्रोग्राम के जरिए घूमते हैं। इस पीरियड में गांधी जी ने देश के बहुत सारे हिस्सों का भ्रमण किया। धीरे धीरे कांग्रेस मजबूत होने लगी। इसी बीच चूंकि डायरकी पूरी तरह से सफल नहीं हुई, तो अंग्रेजों ने भारत में संवैधानिक प्रगति की समीक्षा के लिए कुछ पहले ही एक भारतीय समविध आयोग की स्थापना की घोषणा की। 27 में घोषणा हुई और वही कमीशन भारत में 28 में पहुंचा, मार्च 28 में। इतिहास में इसे साइमन कमीशन कहा जाता है, क्योंकि इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। टेक्निकल तौर पर इसे इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, भारतीय समविध आयोग कहा जाता है और इसे ऑल व्हाइट कमीशन भी कहा जाता है, क्योंकि इसके सारे मेंबर गोरे थे, है ना, अंग्रेज थे। गोरे का मतलब अंग्रेज थे, तो 3 नाम से इसको जाना जाता है। इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, also known as Simon Commission, was a group of 7 members of Parliament under the chairmanship of Sir John Simon. The commission arrived in India in 28 to study constitutional reforms in British largest and most important position. One of its members was the future leader of Labour Party, Clement Attlee, who became committed to self-government for India. It came to be known as Simon Commission after its chairman Sir John Simon. खैर, तो एक याद रखना, इस कमेटी में क्लीमेंट एटली भी थे, जो आगे चलकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने जब भारत स्वतंत्र हो रहा था, है ना। ऑल व्हाइट कमीशन, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन और साइमन कमीशन, 3 नाम हुआ। हिंदी में भारतीय समविध आयोग। तो
देखिए और चीज तो आपको बताए हैं, जो अंतिम लाइन है, कंजर्वेटिव पार्टी लेड गवर्नमेंट इन द यूके feared a defeat at the hands of the Labour Party in the elections due and so hastened the appointment of a commission in 28 even though it was due only in 29 as per the Act of 1919। क्योंकि 1919 के अधिनियम में कहा गया था कि हर 10 साल पर संवैधानिक प्रगति की समीक्षा होगी, लेकिन ये पहले ही अपॉइंट कर दिया, क्योंकि जैसे हम लोग के यहाँ भी चुनाव होता है तो सरकार इधर उधर कदम उठाती है, तो वहां भी इसी कारण ये कदम उठाया गया। The commission was composed entirely of British members with not a single member being included in it. This was seen as an insult to Indians who were right in saying that their destiny could not be determined by handful of British people। भारत के लोगों ने कहा कि भाई हमारे भाग्य का फैसला बाहर के लोग नहीं करेंगे, है ना। The Secretary of State for India, Lord Birkenhead, had berated Indians on account of their perceived inability to formulate a concrete scheme of reforms through consensus among all sections of the Indian political scene। Lord Birkenhead was responsible for setting up the commission। Clement Attlee was a member of the commission, है ना। लॉर्ड बर्किनहेड को भारत के लोगों के बुद्धि और ज्ञान पर भरोसा नहीं था। उसका कहना था कि इतने सीरियस विषय में आप लोगों का क्या जरूरत, आप लोगों का उतना ज्ञान है। तो उसी ने जो चैलेंज किया था कि अगर आप लोगों में क्षमता है तो एक वैकल्पिक संवैधानिक मसौदा प्रस्तुत कीजिए। उसी चैलेंज में नेहरू कमेटी बना था, तो उसको हम लोग पढ़ें बाद में। इंडियंस वेर आउटरेज एट द एक्सक्लूजन फ्रॉम द कमीशन, यानी इस कमीशन में भारत के लोगों का हिस्सेदारी नहीं था, तो भारत के लोग इससे नाराज और दुखी थे। द कांग्रेस पार्टी डिसाइडेड टू बाइकआउट द कमीशन एट दैट सेशन एट मद्रास इन 27। मद्रास सेशन में, एनुअल सेशन में कांग्रेस ने फैसला किया कि हम साइमन कमीशन को बाइकआउट करेंगे, बहिष्कार करेंगे। द मुस्लिम लीग लेड बाय M.A. Jinnah also boycotted it। A certain section of members led by Muhammad Safi supported the government। जिन्ना ने विरोध किया, लेकिन मोहम्मद सफी ने सरकार को सपोर्ट किया। जस्टिस पार्टी इन द साउथ डिसाइडेड टू साइड विद द गवर्नमेंट ऑन दिस इशू। याद रखना है, तमिलनाडु में जस्टिस पार्टी बनी थी। जस्टिस पार्टी कांग्रेस के विरोधी पार्टी थी, दलित लोगों का पार्टी था वहां, द्रविड़ लोगों का, और इन लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया। ठीक है, जस्टिस पार्टी ने सपोर्ट किया। When the commission landed in February 28, there were mass protests, हड़ताल and black flag demonstration all over the country। पहले लाहौर में लोग आए, लाहौर से फिर इंडिया आए, तो हर जगह साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ, काला झंडा, हड़ताल, प्रदर्शन हुआ। People were chanting the slogan Simon go back। The police resorted to lathi charge to suppress the movement। Even senior leaders like Pandit Nehru were not spared। जहां जो नेता प्रोटेस्ट का नेतृत्व कर रहे थे वहां लाठी खाए, पंडित नेहरू भी लाठी खाए। In Lahore, Lajpat Rai was leading the demonstration against the Simon Commission was brutally lathi charged। He died later that year due to injuries sustained then। इसी साइमन कमीशन गो बैक के डेमोन्स्ट्रेशन में लाल लाजपत राय को जो लाठियां लगी, उसी से उनकी मृत्यु हो गई, और इसी मृत्यु का बदला लेने के लिए भगत सिंह ने गोली चलाया, है ना। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर had submitted a report on behalf of the बहिष्कृत हितकारी सभा। याद रखिएगा, बहिष्कृत हितकारी सभा on the education of the depressed classes in the Bombay Presidency। बहिष्कृत हितकारी सभा
बहिष्कृत लोगों के हित के लिए बनाई गई सभा। The Simon Commission report was published in 1930. Before the publication, the government assured that henceforth Indian opinion would be considered and that the natural outcome of constitutional reforms would be dominion status for India. मतलब भारत के लोगों के भी विचारों को शामिल किया जाएगा और इस कमीशन का जो स्वाभाविक परिणाम आएगा मतलब भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज। It recommended the abolition of diarchy and setting of representative government in the provinces. चूंकि डायरकी का बहुत विरोध हो रहा था इसलिए उन्होंने कहा कि प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त हो जाएगा और वहां हम उत्तरदायी सरकार शासन बनाएंगे। It also recommended the retention of separate communal electorates until the communal tensions had died down. क्योंकि भारत कांग्रेस पार्टी विशेषकर सेपरेट इलेक्टोरेट का विरोध कर रही थी, इसने कहा कि सेपरेट इलेक्टोरेट का सिद्धांत तब तक स्वीकार लागू रहेगा जब तक सांप्रदायिक तनाव खत्म नहीं हो जाता है। The Simon Commission led to the Government of India Act 1935, which acted as the basis for many parts of the current Indian Constitution. साइमन कमीशन का ही अंतिम परिणति है भारत सरकार अधिनियम 1935 और 35 के अधिनियम का अधिकांश हिस्सा हम लोग के संविधान में भी शामिल है। The first provincial elections were held in 1937 and it saw Congress government being set up in almost all the provinces. All नहीं था 8 था। The arrival of the commission gave an impetus to the Indian independence movement by galvanizing leaders and masses. साइमन कमीशन के आगमन ने ही भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आधार बना दिया। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो शुरू हुआ वो इसी का परिणति है, इसके विरोध का परिणति है, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सबसे डिसाइसिव आंदोलनों में एक है।